नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में राजनीति शास्त्र के दो ध्रुवीता का अंत का जो फर्स्ट वीडियो हम लोग दोस्तों देख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसी से रिलेटिव इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो ध्रुवीता का अंत। तो दोस्तों आज हम लोग ये दो ध्रुवीता का अंत कैसे हुआ है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको भली भांति पता है दोस्तों कि इसका हम लोग फर्स्ट वीडियो इसका लेकर आए थे। अब उसी के आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसकी बेसिक जानकारी पर चर्चा करते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या है। तो दो ध्रुवता के बारे में सबसे पहले हम लोगों को पता करना, एक तो दोस्तों यूएसए और एक हमारा यूएसएसआर, ये दोनों के बारे में बताना है। अर्थात दो ध्रुवीयता का अंत क्या है। तो आपको पता है फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं कि ये दो ध्रुवीयता क्या है। दो ध्रुवीयता दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ अर्थात यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, यूएसएसआर को सोवियत संघ कहा जाता है, यूएसए को अमेरिका कहा जाता है। दोस्तों यूएसएसआर मतलब ये सोवियत संघ का पूरा नाम है यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। अब इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि ये दो ध्रुवीयता का अंत द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हुआ था, तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं 1939 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें हम लोगों को देखा गया है कि जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, दो राष्ट्रों के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस था। तो जो कि धुरी राष्ट्र में क्या क्या था, तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी, इटली, जापान ये देश थे, जिसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वार में विजय किसकी हुई थी, तो दोस्तों मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। अर्थात मित्र राष्ट्र यहाँ पे जीते थे। अब ये मित्र राष्ट्र जीतने के बाद इसमें कौन कौन था, तो अमेरिका और सोवियत संघ था। तो जैसे ये लोग जीते इसके बारे में अब अमेरिका सोच रहा था कि इसमें हमारा योगदान ज्यादा है, सोवियत संघ सोच रहा था इसमें हमारा ज्यादा है। तो दोनों के बीच में एक टसन टाइप की चालू होती है और ये संपूर्ण विश्व में दो महाशक्तियों का उदय होता है यहां से। अर्थात 1947 के बाद, जैसे कि हम लोग देखते हैं 1947 के समथिंग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीयता में बदल गया। तो एक ध्रुव तो हुआ यूएसए अर्थात अमेरिका और एक हुआ यूएसएसआर यानी इन दोनों के मध्य में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। कब हुई? 1947 में। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि ये दो ध्रुवीयता, ये हमारा अमेरिका और एक यूएसएसआर अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है वो 1947 से। और इसका अंत कब होता है, सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में। 91 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बनते हैं। अंतिम जो मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं ये सोवियत संघ के दोस्तों अंतिम राष्ट्रपति थे, जो कि 1991 में ये इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देते हैं सोवियत संघ से और सोवियत संघ का विघटन होता है। अब इसके बारे में पूरी प्रोसेस देखना है कि इसमें हुआ क्या था, इसकी शुरुआत कैसे होती है। अर्थात पूछा जाता है कि जो दो ध्रुवीयता थे, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होता है। तो दोस्तों दो ध्रुवीयता की शुरुआत होती है, एक बार हम आपको पुनः बताते चले कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में यह युद्ध था। तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी अर्थात अलाइड पावर विनर्स हुआ था, यानी मित्र राष्ट्र जीता था। अर्थात कौन? अमेरिका, सोवियत संघ। अब अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के मध्य में अब तनातनी चालू हो जाती है और उन दो ध्रुवीयता में अंत किसका होता है? वो होता है सोवियत संघ का। अर्थात बताते चले कि वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि संपूर्ण विश्व में कितने ध्रुव हैं, तो संपूर्ण विश्व में एकमात्र ध्रुवीय शक्ति है, एकमात्र ध्रुव है अर्थात ध्रुवीय एक है, तो वो है हमारा अमेरिका। अब इसमें ये सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है, हम लोग को इसी पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सोवियत संघ की शुरुआत कहां से होती है, हम इसमें अभी ये डिस्कस करने वाले हैं।
और सोवियत संघ का विघटन कब होता है, हम लोग इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि सोवियत संघ की शुरुआत होती है 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति होती है, रूसी क्रांति होती है, इसको ही कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। रूसी क्रांति बोलते हैं इसको, या इसी को बोलेंगे हम लोग बोल्शेविक क्रांति। अब इसको बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे इसका भी रीजन है, आपको बताते हैं। 1904-1905 के मध्य में दोस्तों रूस और जापान का एक युद्ध हुआ था, जिसमें से जापान ने रूस को हरा दिया। अब सोचो, आप दुनिया का एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री अगर कोई है तो रूस है। रूस इतना बड़ा हो कि जापान जैसे छोटे देश से हार जाता है। उस समय रूस पर शासन दोस्तों चलता था किसका, तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय नाम का एक राजा हुआ करता था दोस्तों। और ये राजा एक ऐसा राजा हुआ करता था कि ये निरंकुश राजा था, अर्थात तानाशाह था। इसकी तानाशाही को समाप्त करने के लिए 1917 में एक रूसी क्रांति हुई दोस्तों। और रूसी क्रांति किसके द्वारा की गई, तो रूसी क्रांति एक संस्था है, यानी एक राजनीतिक पार्टी थी दोस्तों रूसी क्रांति में, जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। और इसके नेतृत्व कौन कर रहा था, व्लादिमीर, इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। अर्थात दोस्तों इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन। अर्थात रूसी क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, व्लादिमीर लेनिन को, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक क्रांति जिसका नाम है रूसी क्रांति, चाहे वो रूसी क्रांति कहें चाहे बोल्शेविक क्रांति कहें। बोल्शेविक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बोल्शेविक वहां की जो पार्टी थी उसका नाम था बोल्शेविक, और उस पार्टी के संस्थापक थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। अर्थात व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में यह क्रांति की जा रही थी 1917 में। तो ये रूसी क्रांति होती है। तो इस क्रांति की वजह से इस जार निकोलस द्वितीय का शासन यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ से रूसी क्रांति का जन्म होता है। अर्थात यहीं से सोवियत संघ की नींव मानी जाती है दोस्तों। सोवियत संघ जो यूएसएसआर जो है इसकी नींव मानी जाती है रूसी क्रांति से। अगर पूछा जाता है कि सोवियत संघ की शुरुआत कहाँ होती है, तो दोस्तों सोवियत संघ की शुरुआत होती है 1917 की रूसी क्रांति से। अर्थात यहाँ शुरुआत होती है, लेकिन सोवियत संघ वास्तविक रूप में 1922 में दोस्तों स्थापित हो जाता है, यानी 1922 में ये अपने पूर्ण अस्तित्व में आ जाता है और आगे चल के 1991 में इसका विघटन हो जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता क्या है, संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीयता में बट गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक गुट अमेरिका था और दूसरा गुट हमारे क्या था, सोवियत संघ। तो दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी, जबकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी, हमारी समाजवादी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो इसमें पूंजीवादी में दोस्तों क्या होता है कि पूंजीवादी में जो भी संस्थाएं होती हैं वो निजी संस्थाएं रहती हैं, जबकि समाजवादी में क्या रहता है दोस्तों, समाजवादी एक ऐसा शासन था यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी सरकारी संपत्ति होगी, जो भी संपत्ति होगी वो राज्य के अधीन होगी। अर्थात यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, एक ही पार्टी रहेगी। यहाँ पे आपको एक बात और बताते चले कि सोवियत संघ में जो पार्टी हुआ करती थी वो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव हुआ करता था वही वहां का राष्ट्रपति होता था। सोवियत संघ के एकमात्र अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो थे हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। चलो आगे चलते के इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम आपको इसके आगे का सीक्वेंस बताते हैं। तो जो कंडीशन कहां से होती है, सोवियत संघ की जो शुरुआत होती है 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 में जो रूसी क्रांति होती है और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, व्लादिमीर लेनिन। तो जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में इसका शुरुआत होती है। अब इसके नेतृत्व में और क्या होता है, तो 1917 से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे आगे चल के क्या होता है, 1947 में ये दोनों शीत युद्ध की कगार पे पहुंच जाते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। शीत युद्ध क्या है, अब इसमें शीत युद्ध के बारे में बनाना है तो आपको बताते हैं शीत युद्ध अर्थात इसको कोल्ड वार कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो वास्तविकता में ये युद्ध नहीं होता है, बस दोनों देशों के मध्य, दोनों
जो विरोधी होते हैं दोनों के मध्य में खूब तनातनी रहती है, अर्थात दोनों ताकतवर रहते हैं। वास्तविकता में कोई युद्ध नहीं होती है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है होती है, लगने लगे कि हाँ युद्ध हो, लेकिन वास्तविकता में कोई युद्ध ना हो, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ शीत युद्ध कब चालू हो जाता है? 1947 से, और कहां तक चलता है? 1991, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, अर्थात सोवियत संघ यहाँ पे बिखर जाता है। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। शीत युद्ध, आगे क्वेश्चन आएगा, शीत युद्ध क्या है? ऐसा युद्ध जो वास्तविकता में कोई युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध की कंडीशन लगे, तो वो हमारा शीत युद्ध कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोल्ड वार। अब पूछा जाता है शीत युद्ध की का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो अब शीत युद्ध का प्रतीक एक है, बर्लिन की दीवार थी दोस्तों। क्या थी? बर्लिन। आपको ये बता दें कि ये जर्मनी नाम का देश है, तो जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन थी। तो बर्लिन एक ऐसी कंट्री थी कि जो इसके यूरोप वाले हिस्सा था, पूर्वी जो जर्मनी था, जो पूर्वी क्षेत्र था इसका, ये तो था हमारा सोवियत संघ के साथ, सोवियत संघ के साथ। जो इसका दोस्तों जो जर्मनी वाला पूर्वी क्षेत्र था, अर्थात पूर्वी एरिया था, ये हमारा सोवियत संघ के साथ था। और जो पश्चिमी एरिया था, अर्थात जो पश्चिमी क्षेत्र के देश थे, वो किसके साथ थे? तो वो दोस्तों अमेरिका के साथ में थे। पूर्वी क्षेत्र के जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ थे, पश्चिमी क्षेत्र के देश थे वो अमेरिका के साथ थे। अब जर्मनी वाला भी हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप था दोस्तों, यूरोप महाद्वीप दो क्षेत्रों में बट गया था। पूर्वी यूरोप वाले अभी सोवियत संघ के साथ में थे, पश्चिमी यूरोप वाले के कुछ देश हमारे किसके साथ थे? अमेरिका के साथ में। अर्थात ये दो ध्रुवीयता के अंत में एक हमारी बर्लिन की दीवार, ये वाली इस टाइप से बर्लिन की दीवार खींची गई, तो इधर पूर्वी क्षेत्र में बट गया और इधर पश्चिमी क्षेत्र में जर्मनी दो हिस्सों में बट गया। और ये जो दोस्तों दीवार थी वे कब बनाई गई थी आपको बताते चले, तो ये जो दीवार थी ये 1961 में बनाई गई। ये जो दीवार थी बर्लिन की, इसको 1961 में बनाया गया है, और इसको आगे चल के 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको गिरा दिया गया। अर्थात जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी कब बनाई गई? 1961 में बनाई गई, और 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको तोड़ दिया गया, अर्थात ये दीवार को गिरा दिया गया। तो जैसी दीवार गिरती है, ये दीवार गिरने से, बर्लिन की दीवार गिरने से ही शीत युद्ध का अंत हो जाता है। क्योंकि बर्लिन का दीवार, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार का गिरना क्या है? शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो बर्लिन जो क्षेत्र में बटा हुआ था जर्मनी, वो सारा का सारा एक हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात दो दूसरा ध्रुव, एक ध्रुव अमेरिका था, दूसरा ध्रुव क्या था? हमारा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है? अब दोस्तों अगर पूछा जाता है कि सोवियत संघ में कितने देश थे, अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सोवियत संघ में कुल कितने देश थे, सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर, इसमें कुल कितने देश थे? तो दोस्तों इसमें बताते चले कि इसमें कुल टोटल 15 गणराज्य आते हैं। कितने देश आते हैं? 15 गणराज्य। और सबसे बड़ा अगर कोई था इसमें तो वो था रूस। और यहाँ की अगर पूछी जाती है कि सोवियत संघ की मुद्रा क्या थी, तो दोस्तों सोवियत संघ की मुद्रा रूबेल थी। सोवियत संघ की मुद्रा क्या थी? रूबेल थी। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ की शुरुआत हो जाती है 1917 से, वास्तविक शुरुआत 1922 से मानी जाती है, अंत इसका 1991 में होता है। सोवियत संघ का अंत कहाँ होता है? 1991 में माना जाता है। अब दोस्तों सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, जिसमें सबसे बड़ा रूस था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन सा देश कहलाया? वो रूस कहलाया। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी पूछी जाती है दोस्तों, तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी बंद अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी दोस्तों? बंद अर्थव्यवस्था। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो अमेरिका तो पूंजीवादी था, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था खुली थी। तो अमेरिका ये विकसित कंट्री में जाता, सोवियत संघ में क्या हो रहा था? आपसी में ही सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे, इनकी अर्थव्यवस्था चौपट करने में इनका ही योगदान माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था?
सबसे पहले तो यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था थी, तो आयात निर्यात में ज्यादा बेनिफिट नहीं होता था, कर नहीं पाते थे अदर कंट्री से। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो ऑटोमेटिकली चरमरा रही थी, धराशायी हो रही थी, मतलब घाटे का व्यापार चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ का जो प्रशासनिक स्तर था, सोवियत संघ के विघटन के हम लोग कारण बताएंगे। तो सोवियत संघ का विघटन क्या होता है, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी यानी नौकरशाही का जो प्रभाव था वो बिल्कुल मनमानी तरीके से चल रही थी, यानी भ्रष्ट प्रकार से चल रही थी। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी पूर्ण की पूर्ण रूप से माइनस में जा रही थी, जो कि सोवियत संघ के विघटन का आगे चल के कारण बनी। और सोवियत संघ के विघटन का एक और कारण होता है कि क्यों विघटन हुआ, क्योंकि इनके 15 जो गणराज्य थे इनमें आपसी में तालमेल नहीं बैठा पाए। आगे चल के ये लोग अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने लगे। जैसे कि सबसे पहले अगर पूछा जाता है स्वतंत्रता की घोषणा कौन करने वाला गणराज्य था, तो वो था हमारा लिथुआनिया। कौन था दोस्तों? 15वें गणराज्य में एक लिथुआनिया हम लोग पढ़ेंगे, जो भी सोवियत संघ में सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग करने वाला था। तो जो 15 गण था तो उसमें 3 बाल्टिक राज्य भी आते हैं। अब हम लोगों को बताना है सोवियत संघ के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि इसमें अगर बनता है शॉक थेरेपी, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें शॉक थेरेपी क्या है, क्योंकि शॉक थेरेपी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन होते हैं। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का दोस्तों अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि ये शॉक थेरेपी एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों जैसे कि आपको भली बात ही बताते चल रहे हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में जो शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ कमजोर होता जा रहा था क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही थी। इसकी जो रणनीति थी मिखाइल गोर्बाचेव की, तो मिखाइल गोर्बाचेव की एक रणनीति होती है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है पेरिस त्रोइका, पेरिस त्रोइका, और दोस्तों एक थी ग्लास नोस्ट, ग्लास नोस्ट। पेरिस त्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन, और ग्लास नोस्ट का मतलब होता है खुलापन। जैसे सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जी बनते हैं महासचिव के पद से, तो वो अब इन्होंने सोचा कि हमारी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तो खराब होती चली आ रही है, अब इसमें क्या सुधार किया जाए। तो इन्होंने एक मॉडल अपनाया जिसको कहा गया है शॉक थेरेपी। और इनकी एक रणनीति भी रही है, इन्होंने सोचा कि जो सोवियत संघ की, क्योंकि सोवियत संघ पहले तो चाहता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और उसके साथ साथ सोवियत संघ में क्या था, सोवियत संघ ये चाहता था कि हमारे पूंजीवाद का विरोध करना और समाजवाद को आगे बढ़ाना है, राज्य के लिए कल्याणकारी योजना लॉन्च करना। इस सब में सोवियत संघ क्या होता है, फ्लॉप होता दिखाई देता है। तो अब सोवियत संघ भी सोच रहा है कि हम अमेरिका की राय पर चलें, कि अर्थात हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को, जो हमारी अर्थव्यवस्था था, बंद अर्थव्यवस्था थी, इसको आगे के लिए, इसके लिए हम लोग भी खोलें। तो सोवियत संघ भी कहीं ना कहीं अमेरिका के रास्ते पे चला कि हम अपना विकास भी कैसे करें जैसे कि अमेरिका कर रहा है। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति हुए मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने एक रणनीति तैयार की। इन्होंने अपनी 2 आदर्श निकाले दोस्तों। क्या निकाले? 2। एक आदर्श का नाम है पेरेस्ट्रोइका, एक आदर्श का नाम है ग्लासनोस्ट। तो इस पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से क्या सोचा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जो हमारे यहाँ का करप्शन चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन कि जो हमारी नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी है, अर्थात जो अफसरशाही है, इन लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसको हम अपने तरीके से सुधार करेंगे, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों को हम फिर से गठन करेंगे, अर्थात फिर से बनाएंगे, फिर से नए तैयार करेंगे। तो इसको कहा गया है पुनर्गठन। और ग्लासनोस्ट को क्या किया गया? खुलापन। अब सोवियत संघ ने भी सोचा कि जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो बंद थी, अब हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल देंगे, अर्थात हम भी पूंजीवाद की ओर अग्रसर होते चलेंगे। अब लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, जैसे कि देखा जाता है कि जब दिन खराब होते हैं तो जो ये करना चाह रहे थे अच्छा, और होता है इनके लिए बुरा। वो कहावत है कि गरीबी में आटा गीला होता है, वही कंडीशन इनके साथ में चल रही थी कि इनके साथ में क्या हो रहा है, ये जितना अच्छा कर रहे थे और
इनकी अर्थव्यवस्था और खराब होती चली जा रही है, क्योंकि इन्होंने इसके साथ साथ एक शॉक थेरेपी अपनाई। अब इनको जैसे इन लोगों ने ये पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट अपनाया, तो यहाँ के जो राज्य थे 15 गणराज्य, वो आपसी में मनमुटाव होने लगे। फिर अगर यही करना था, अर्थव्यवस्था अगर पहले से ही खोलना था, तो फिर हम लोगों ने ये संगठन बनाया क्यों? पूंजीवाद के विरोध में अगर नहीं जाना था तो क्यों बनाया? तो इन्होंने सोचा कि अब ऐसा क्या करें। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ की जनता को भी पता न चले और हम लोग अमेरिका की तरह, अमेरिका की राह पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की राह पे कैसे न कैसे लॉन्च किया जाए। तो इन्होंने एक थेरेपी अपनाई जिसको कहा गया है शॉक थेरेपी। अब दोस्तों शॉक थेरेपी, ये एक शॉक थेरेपी के बारे में आपको बता दें ये है क्या। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर इसका उपचार करना, अर्थात पहले उसको आघात पहुंचाओ यानी चोट पहुंचाओ, फिर उसका इलाज करो। तो शॉक थेरेपी दोस्तों अगर क्या है पूछा जाता है, तो यह एक आर्थिक मॉडल है। आर्थिक मॉडल, शॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल है। इसको किसने दिया था दोस्तों? तो अगर पूछा जाता है कि इसको किसने दिया था, तो इसने वर्ल्ड बैंक और IMF। अब आपको भली बात ही पता है कि ये दो संस्थाएं किसकी हैं? अमेरिका की संस्थाएं हैं। और कंपटीशन किससे कर रही है? अमेरिका से कर रहे हैं। जब अमेरिका की संस्था है, अमेरिका से कंपटीशन करेंगे, तो कहां से वो बेनिफिट की बात बताएंगे? तो ये विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF को दोस्तों कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दो संस्थाओं के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया किसके लिए? शॉक थेरेपी, सोवियत संघ के लिए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमें, तो इन दो संस्थाओं ने ये बताया सोवियत संघ के लिए कि ठीक है जैसे अमेरिका पूंजीवादी चल रहा, अमेरिका विकास की राह पर है, आप भी चाहते हैं तो आप ये वाला आर्थिक मॉडल अपनाओ तो आपका भी विकास होगा। तो शॉक थेरेपी का असर क्या हुआ वहां पे? तो सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी नाम अपनाया। इसके माध्यम से क्या किया कि सोवियत संघ ने कि ये सोचता था कि हमारा विकास, अब हमारा शॉक थेरेपी के माध्यम से हमारा विकास हो, लेकिन इसके भी परिणाम क्या निकले? हानिकारक निकले सोवियत संघ के लिए। और अंत में सोवियत संघ का क्या हो जाता है दोस्तों? दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव आखिरकार में इस्तीफा दे देते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा देते हैं सोवियत संघ से। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पद से इस्तीफा देते हैं, अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं, और सोवियत संघ आखिरकार बिखर जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, अर्थात दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। जो दूसरा ध्रुव था, तो दो ध्रुवीयता के बारे में दोस्तों एक बार पुनः आपको बता दें कि दो ध्रुवीयता का मतलब होता है संपूर्ण विश्व का दो गुटों में बट जाना। तो एक गुट हमारा अमेरिका था, दूसरा गुट हमारा सोवियत संघ था। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था और सोवियत संघ की समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। अब इसमें ये और पूछा जाता कि प्रथम दुनिया के देश किसे कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है और तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि प्रथम दुनिया के देश किसे कहा गया, तीन प्रकार की दुनिया बताई गई है इसमें। प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। अब इन तीनों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है कि प्रथम दुनिया के देश किसे कहा गया है, दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है और तीसरी दुनिया के देश किसे कहा गया है। तो दोस्तों प्रथम दुनिया के देश उन देशों को कहा गया है जो अमेरिका के साथ थे, अर्थात अमेरिका और अमेरिका के साथ जितने देश थे उनको प्रथम दुनिया के देश कहा गया है।
और सोवियत संघ के साथ जितने भी देश थे, अर्थात सोवियत संघ और उसके साथ जितने देश थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा गया है। अच्छा, कुछ देश ऐसे भी थे जो ना तो प्रथम दुनिया के साथ थे और ना ही दूसरी दुनिया के साथ थे, तो उनको कहा गया है तीसरी दुनिया के देश। अर्थात जैसे कि देखो भारत, दोस्तों भारत हमारा कौन सी दुनिया में आता है? तीसरी दुनिया के देश। भारत भी तीसरी दुनिया में आता है। अर्थात ऐसे देश जो इन लोगों के जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, इन लोगों के साथ ना तो ये अमेरिका के साथ थे, ना ही वो सोवियत संघ के साथ थे, तो उनको कहा गया है तीसरी दुनिया के देश। अर्थात ऐसे देश को गुट निरपेक्ष देश कहा गया है। क्या कहा गया है? गुट निरपेक्ष देश। अर्थात ये कोई गुट में शामिल नहीं थे। और इसमें अधिकांशतः कौन से देश थे दोस्तों? तो इसमें अधिकांशतः विकासशील देश थे। तीसरी दुनिया में कौन से देश थे? अधिकांशतः विकासशील देश थे। प्रथम दुनिया में कौन से थे? तो अमेरिका वाला सहयोगी, अमेरिका के सहयोगी। और दूसरी दुनिया में कौन थे? सोवियत संघ के सहयोगी। और तीसरी दुनिया में दोस्तों भारत के साथ साथ पहले तो भारत हमारा, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले अपने देश की भी जानकारी होना चाहिए कि भारत किस में आएगा, तो तीसरी दुनिया में आए। और भारत के साथ साथ जितने भी जो विकासशील देश थे वो भी हमारे किस में आते हैं दोस्तों? वो भी तीसरी दुनिया के देश में आते हैं। अर्थात सोवियत संघ दूसरी दुनिया में आता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को दो ध्रुवीयता के अंत में अर्थात कौन सी दुनिया का पतन हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत? तो दूसरी दुनिया का पतन हुआ है दोस्तों। तो हमने इसमें पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक बार पुनः आपको रिवाइज कराते हैं और ये इसकी स्टोरी पूरी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब इसी का जो हम तीसरा वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते एक बार हम आपको पुनः रिपीट कराते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि दो पढ़ा है हम लोग को दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एक तो दो ध्रुवीयता में कौन के पहला ध्रुव हमारा अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ कब बना? 1917 की रूसी क्रांति में बना दोस्तों। कब बना? 1917 की रूसी क्रांति में। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और आगे चल के 1991 में इसका विघटन हो जाता है। अब पूछा जाता है शीत युद्ध की स्थिति कब बनी दोस्तों? तो शीत युद्ध की स्थिति 1947 से बनती है और 1991 में समाप्त हो जाती है 91 में, जब मिखाइल गोर्बाचेव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब इसमें पूछा जाता है बर्लिन की दीवार, काला क्वेश्चन आता है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो दोस्तों बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, जो कि 1961 में बनाई गई थी और ये 28 वर्ष तक दोस्तों खड़ी रही और इसको आखिरकार 1989 में जर्मनी की आम जनता के द्वारा इसको धराशायी कर दिया गया, अर्थात गिरा दिया गया। और इसके गिरने से ही शीत युद्ध का अंत की शुरुआत हो जाती है, अर्थात शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का विघटन क्या है, ये सारे हम इस प्रकार से इसमें आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रथम दुनिया के देश किसे कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है दोस्तों। तो हम लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।